हेलो एवरीवन, दिस इज नेहा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप बहुत बढ़िया होंगे। स्वागत है आपका अपने चैनल स्टडी परचम में। आज का हमारा सीडीपी का टॉपिक है द राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 यानी आरटीई हम पढ़ेंगे 2009 क्या है और उसमें क्या क्या चेंजेस हुए, क्या क्या उसमें बातें बताई गई, उसके बारे में आज हम समझेंगे। यानी शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 क्या बताता है, हमें क्या क्या उसके रूल्स हैं, क्या क्या किन किन नियमों का हमको क्या करना है, पालन करना है इस अधिनियम के अनुसार। तो आज हम पढ़ेंगे इस टॉपिक को। इस टॉपिक से रिलेटेड एग्जाम में हमेशा क्वेश्चंस आते हैं। अगर आप टीचर बनने जा रहे हो या किसी भी टीचिंग एग्जाम से रिलेटेड आपको तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि ये अगर आप एक शिक्षक हो या आप किसी स्कूल में पढ़ा रहे हो और आपको इसके नियम के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। और अगर आप किसी बच्चे के अभिभावक हो या पेरेंट हो तो आपको भी इस नियम को जानने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे कि द राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 यानी शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 क्या है, इसको में कैसे चेंजेस आए और क्या क्या प्रावधान इसमें बताए गए हैं। देखिए, सबसे पहले तो हम पढ़ेंगे इसको राइट टू एजुकेशन यानी आरटीई एक्ट के नाम से हम जानते हैं। ठीक है, 2009 और हिंदी में क्या पढ़ेंगे, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009, है ना। तो इसमें क्या बताया गया है, ये द एक्ट इज कंप्लीटली टाइटल द राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट। यानी इस एक्ट में स्पेशली किस चीज़ पर फोकस किया गया है कि हमको जो बच्चों को फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन देना है ना, एलिमेंट्री लेवल तक का एजुकेशन हमको क्या देना है, फ्री देना है। और एजुकेशन कैसा होना चाहिए, कंपल्सरी होना चाहिए, ज़रूरी, एकदम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एजुकेशन देना। यानी पैसे नहीं लिए जाएंगे एजुकेशन में और आपको देना ही देना है बच्चों को। और उसकी एज क्या होगी, उसकी एज होगी 6 से लेकर 14 साल के जो भी बच्चे हैं उनको एलिमेंट्री एजुकेशन देने का प्रावधान इस अधिनियम में बताया गया है। किसमें बताया गया है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009, है ना। इट वॉज पास्ड बाय द पार्लियामेंट इन अगस्त 2009। ये पार्लियामेंट में पास हो गया था, है ना। जो लोअर हाउस है हमारा अपर हाउस में है वो कब पास हो गया था, अगस्त 2009 में। लेकिन ये जो एक्ट है वो कब इम्प्लीमेंट किया गया था 2010 यानी अप्रैल 2010 में इसको इम्प्लीमेंट किया गया था। लेकिन ये एक्ट पास हुआ था 2009 में पार्लियामेंट में। जो हमारा लोअर हाउस है, लोअर हाउस किसको बोलते हैं, लोकसभा को, और अपर हाउस राज्यसभा को। तो इसमें ये एक्ट पास किया गया था। तो इसीलिए 2009 में पास होने के कारण ही इसका नाम राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 पड़ा, है ना। लेकिन कब से इन्फोर्स किया गया यानी कब से इम्प्लीमेंट किया गया, 2010 में एक अप्रैल 2010 को इसको क्या किया गया, जो आम पब्लिक के लिए इसको इम्प्लीमेंट कर दिया गया। ठीक है, इसके बाद जो इंडिया जो है, हमारा भारत देश जो है, वो इंडिया बिकम वन अमंग द 135 कंट्री वेयर द एजुकेशन इज फंडामेंटल राइट्स ऑफ एवरी चाइल्ड। तो इसके बाद जो एजुकेशन है वो हमारा क्या हो गया, फंडामेंटल राइट्स बन गया, है ना। फंडामेंटल राइट्स बहुत सारी ऐसी कंट्री है जिसमें से भारत कितने नंबर पर है, 135वां देश बना, जहां पर एजुकेशन को किस लिस्ट में डाल दिया गया, फंडामेंटल राइट वाले लिस्ट में डाल दिया गया। यानी ये हमारा एजुकेशन जो है वो मौलिक अधिकार बन गया। और बनाने वाला कितने नंबर वाला देश है हमारा भारत, 135 नंबर वाला देश बना। ठीक है, चलिए अब देखिए ये कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के अंदर आता है, यहाँ पर आपको देखना बहुत जरूरी है। क्वेश्चंस बनते हैं यहाँ पे। ये 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के अंदर आता है 2002। यानी 2002 में एक अमेंडमेंट पारित किया गया, है ना, जिसको हम बोलते हैं 86 अमेंडमेंट। इसमें ना हम शिक्षा को क्या बनाया गया, मौलिक अधिकार बनाया गया। यानी एजुकेशन क्या बन गया, फंडामेंटल राइट्स बन गया। और कौन से आर्टिकल में इसकी बात हुई है, आर्टिकल 21A, है ना, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, है ना।
तो यहाँ पर आपको एक चीज ध्यान में रखना है कि किस अमेंडमेंट में लाया गया। अमेंडमेंट 86 अमेंडमेंट जब हुआ 2002 में, तो शिक्षा को मौलिक अधिकार में शामिल किया गया, यानी हमारा शिक्षा क्या बन गया, फंडामेंटल राइट्स बन गया। और किस आर्टिकल में आता है, राइट एंड कंपल्सरी एजुकेशन, यानी फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन किस में आएगा, आर्टिकल 21A। यानी आपको अगर आर्टिकल पूछे तो आर्टिकल 21A की बात करोगे आप, और अमेंडमेंट पूछे तो 86 अमेंडमेंट बोला गया है ना। तो इसमें क्या बोला गया कि फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन टू ऑल चिल्ड्रन एज ग्रुप 6 से 14। अब ये 6 से 14 किन बच्चों के लिए है, जो बच्चे नॉर्मल है ना। लेकिन जो बच्चे थोड़े डिसेबल हैं, है ना, जो बच्चे क्या है, किसी भी कारण से नॉर्मल बच्चों से अलग है, उनके लिए एज ग्रुप है 6 से लेके 18 साल, यानी 4 साल बढ़ा दिया गया। यानी जो बच्चे डिसेबल हैं, जिनमें जो थोड़े क्या है, हैंडीकैप बच्चे हैं, जिनमें थोड़ी सी कमी है, नॉर्मल बच्चों से थोड़े से पीछे हैं बच्चे, उनके लिए एज ग्रुप क्या रही, 6 से लेके 18 साल, है ना, बढ़ा दिया गया। तो चलिए अब हम देखते हैं इसमें क्या क्या बातें बताई गई है ना। राइट टू एजुकेशन यानी निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा विधेयक 2009, है ना। निःशुल्क यानी कोई पैसा नहीं लगेगा, अनिवार्य यानी कंपलसरी शिक्षा विधेयक है ना, एजुकेशन 2009 या शिक्षा संबंधित एक विधेयक है। क्या है ये, एक शिक्षा संबंधित एक विधेयक है जो कि भारतीय संसद के द्वारा साल 2009 में पारित किया गया, इसीलिए इसका नाम क्या पड़ा, इसका नाम पड़ा राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009, है ना, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009। और इस विधेयक में पारित होने के बाद से बच्चों को फ्री में अनिवार्य शिक्षा का मौलिक अधिकार यानी फंडामेंटल राइट्स बना दिया गया है ना। चलिए अब आगे देखेंगे इसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं। यहाँ निःशुल्क शिक्षा का मतलब क्या है, निःशुल्क शिक्षा यानी फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन की बात क्या क्यों की जा रही है, आखिर है ये क्या, उसको हम समझते हैं। यहाँ निःशुल्क शिक्षा का मतलब यह है कि किसी बच्चे के माता पिता अपने बच्चे की प्रारंभिक शिक्षा का व्यय यानी पैसा यानी खर्च उठाने में असमर्थ हैं और वो शिक्षा को जारी रखना या पूरा करना चाहते हैं, तो उनसे स्कूल के द्वारा किसी भी प्रकार का शिक्षा शुल्क या अन्य शुल्क नहीं लिया जाए। यानी 6 से लेकर 14 साल तक के बच्चों को उनकी स्कूल यूनिफॉर्म, पढ़ाई के लिए जरूरी बुक, ट्रांसपोर्टेशन या फिर मिड डे मील आदि सबके लिए सरकारी स्कूलों में कोई पैसा खर्चा नहीं करना पड़ेगा। लेकिन ये आपको किस में है, ये प्रावधान सरकारी स्कूलों के लिए। एक तो यहाँ पे आपको यहाँ ध्यान देना है, यहाँ पे बताया गया है कि कोई माँ बाप जो अपने बच्चों को पढ़ाना चाहता है लेकिन उनके पास पैसे नहीं है अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए, तो वो अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में, आप 13 से लेकर 14 साल तक के बच्चों को सरकारी स्कूल में फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करा सकता है। और सरकारी स्कूल किसी भी तरह से उनसे फी नहीं लेगा, चाहे वो ट्यूशन फी हो, चाहे स्कूल का यूनिफॉर्म फी हो, सब फ्री में मिलेगा। पढ़ाई के लिए जरूरी बुक्स हो वो सब स्कूल प्रोवाइड करेगा, ट्रांसपोर्टेशन फी नहीं लेगा। स्कूल में क्या चलता है, मिड डे मील चलता है। मिड डे मील का क्या है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ मिड डे मील इन द स्कूल, इसमें है कि देखिए खाली पेट, भूखे पेट का कोई कैसे पढ़ेगा। तो गवर्नमेंट स्कूल में ज्यादातर बच्चे कहाँ के रहते हैं, गांव के रहते हैं, गरीब परिवार के बच्चे रहते हैं। तो मिड डे मील का प्रावधान इसलिए किया गया कि कम से कम खाने के कारण तो बच्चे, 2 वक्त की रोटी के कारण तो बच्चे कम से कम स्कूल आए और पढ़े। और इसलिए क्या किया गया, मिड डे मील को स्टार्ट किया गया कि अगर बच्चों को दोपहर का खाना अगर हम देंगे स्कूल में, तो बच्चे एक तो भूखे पेट नहीं रहेंगे, खाना खाते हुए पढ़ाई करेंगे, और बच्चों को के जो स्कूल आने की संख्या है बच्चे की बढ़ जाएगी, है ना, खाने के कारण। तो ये पर्पस था मिड डे मील का स्टार्ट करने का। और अभी आप जाओगे तो गवर्नमेंट स्कूल जितने भी चल रहे हैं उसमें मिड डे मील है, वहाँ पे खाना, दोपहर का खाना बच्चों को प्रोवाइड किया जाता है, बच्चों को स्कूल यूनिफॉर्म दिया जाता है। बहुत सारे स्टेट में तो बच्चों को, लड़कियों को साइकिल दी जाती है ताकि वो आए स्कूल, रेगुलर आए। स्कूल ज़्यादा दूरी पर है अगर उनके गांव से, तो वो स्कूल आए और पढ़ाई करें, है ना। इस अधिनियम के हिसाब से यदि बच्चे की स्क्रीनिंग यानी अगर टेस्ट लिया जाता है या उनके माता पिता का इंटरव्यू लिया जाता है,
तो कितना जुर्माना देना पड़ेगा? 25,000 का जुर्माना आपको देना पड़ेगा, है ना। यानी किसी भी बच्चे एडमिशन के टाइम पर अगर बच्चे की स्क्रीनिंग ले रहे हो, टेस्ट ले रहे हो या माता पिता की इंटरव्यू ले रहे हो, तो एक तरह से क्या है, मेंटल हरासमेंट है ये, है ना। आप ना उनको परेशान कर रहे हो। तो अगर ऐसा पता चलेगा तो कितने हजार का जुर्माना देना पड़ेगा स्कूल को? 25,000 का जुर्माना देना पड़ेगा। पॉइंट टू बी नोटेड, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, इस अधिनियम के लागू होने के बाद प्राइवेट स्कूल में 6 से लेकर 14 वर्ष की उम्र के 25% गरीब बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा दी जानी अनिवार्य है। यानी प्राइवेट स्कूल में 25% तक सीट को आपको रिजर्व रखना है। किसके लिए? जो कि गरीब परिवार के बच्चे हैं। यानी प्राइवेट स्कूल वालों को ये नोटिस दी गई है कि आप अपने स्कूल का 75% तो बच्चे आप अपने मर्जी से ले सकते हो, लेकिन 25% सीट आपको रिजर्व रखनी है। किसके लिए रिजर्व रखनी है? जो कि बच्चे गरीब परिवार से आते हैं, जिनकी शिक्षा में आपको कोई पैसा नहीं लेना है, निःशुल्क शिक्षा प्रोवाइड करना है। और उन बच्चों की उम्र क्या होनी चाहिए? 6 से लेकर 14 साल के वो बच्चे होने चाहिए, है ना। ये किसके लिए है? प्राइवेट स्कूल वालों के लिए है। और प्राइवेट स्कूल द्वारा ऐसा नहीं किए जाने पर, अगर प्राइवेट स्कूल ऐसा नहीं करता है, किए जाने पर शिक्षा के लिए ली गई फीस का 10 गुना ज्यादा का जुर्माना या उसे प्राइवेट स्कूल की मान्यता भी संपूर्ण रूप से रद्द की जाएगी। अगर प्राइवेट स्कूल ऐसा नहीं करता और किसी भी प्रकार का पैसा लेता है बच्चों से, है ना, तो उसको क्या किया जाएगा? या तो उसकी मान्यता को रद्द कर दिया जाएगा, है ना, नहीं तो जितना उसने फी लिया है बच्चे से, जो कि बच्चा कहाँ से है? गरीब परिवार से है, जो कि असमर्थ है एजुकेशन फी देने में, तो उसे अगर जितना भी उसने पैसा लिया होगा प्राइवेट स्कूल, उससे 10 गुना यानी 10 टाइम्स मोर देन, है ना, 10 टाइम्स मोर देन उसको क्या देना पड़ेगा? उसको जुर्माना देना पड़ेगा, है ना, गवर्नमेंट को, है ना। राइट टू एजुकेशन यानी आरटी एक्ट संविधान के आर्टिकल 21 में शामिल है। मैंने पहले भी बात करी कि किस आर्टिकल में शामिल है? 21A में, है ना, शामिल। यानी आरटी एक्ट को किस नाम से जानते हैं? 21A कहा जाता है, ठीक है। इस अधिनियम में विकलांग बच्चों की मुफ्त शिक्षा के लिए, जो विकलांग बच्चे हैं, है ना, जो स्पेशल चाइल्ड है, उनके लिए क्या है? 14 से क्या बढ़ा दी गई है? 18 कर दी गई है। यानी अभी फिर मैंने वही बात बताई कि जो बच्चे नॉर्मल है उनके लिए क्या है? जो बच्चे नॉर्मल है उनके लिए 6 से लेके 14 साल, और जो बच्चे विकलांग है उनके लिए 6 से लेके 18 साल। यानी यहाँ पे 14 से लेके 4 साल बढ़ा दिया गया, 18 कर दिया गया, ठीक है। चलिए, इस अधिनियम के हिसाब से शिक्षक बच्चों को ट्यूशन नहीं दे सकते। अब इस अधिनियम के अनुसार जो शिक्षक है, जो स्कूल में पढ़ा रहे हैं, वो बच्चों को प्राइवेट ट्यूशन घर में अलग से छिपकर नहीं देंगे। ये क्या है? प्रोहिबिटेड है। इस पे रोक लगाई गई है कि अगर आप तो स्कूल, आपको गवर्नमेंट तो पैसा दे ही रही है पढ़ाने की, तो आप अलग से बच्चों का ट्यूशन घर में चुपके से नहीं ले सकते हैं। ये इस पर रोक लगाया गया है, ठीक है। इस अधिनियम के तहत जिन बच्चों का एडमिशन नहीं हुआ है, अब इस अधिनियम में एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताई गई कि जिन बच्चों का एडमिशन नहीं हो पाया है या ड्रॉप आउट बच्चे हैं, किसी कारण से उनकी पढ़ाई छूट गई है, तो उनका एडमिशन कैसे होगा? उनकी आयु के हिसाब से होगा, यानी आयु वर्ग के हिसाब से। यानी बताया ये गया है कि अगर 10 साल का बच्चा है और उसकी 10 साल का बच्चे को किस क्लास में होना चाहिए? 5 क्लास में होना चाहिए, ठीक है। लेकिन उसकी पढ़ाई क्या हो गई है? क्लास 2 में ही छूट गई है। क्लास 2 में छूट गई है, तो यानी कि वो 6 या 7 साल की उम्र में उसकी पढ़ाई छूट गई है। तो आप छूटी है जहां पे पढ़ाई, वहां पे आप क्लास 2 में उसको नहीं लोगे, आप उसके एज के अकॉर्डिंग क्लास में डालोगे। यानी उसकी पढ़ाई तो छूटी थी क्लास 2 में, लेकिन उसकी एज हो गई है क्लास 5 के लिए, तो आप उसका एडमिशन किस में लोगे? उसके एज के अकॉर्डिंग लोगे। यानी अगर 10 साल का बच्चा है तो क्लास 5 में उसका एडमिशन लोगे। द एक्ट प्रोवाइड फॉर द एडमिशन ऑफ नॉन एडमिटेड चाइल्ड टू द क्लास ऑफ हिज और हर एप्रोप्रिएट एज। यानी जिस हिसाब का उसका एज है उसी हिसाब के क्लास में आपको उसको रखना है। ये नहीं कि 10 साल का बच्चा है और आप फिर से उसको 2 क्लास में डालोगे, तो इससे क्या होगा? वो मेंटली बच्चा डिस्टर्ब रहेगा, है ना, क्योंकि वो उसका कॉग्निटिव डेवलपमेंट तो बढ़ चुका है। भले ही उसको उस तरह की शिक्षा नहीं मिली है, तो वो स्कूल का काम है कि आप उस तरह का उसको फैसिलिटी प्रोवाइड करें ताकि वो उन बच्चों के साथ, अपने एज वाले बच्चों के साथ compete कर पाए, है ना।
इस अधिनियम में छात्रों और शिक्षकों की संख्या के अनुपात, यानी आपको बैलेंस बना के रखना है कि कितने बच्चे पर कितने टीचर रहेंगे, स्कूल की बिल्डिंग पर ध्यान देना है, शिक्षकों के काम करने के समय भी इसमें बताया गया है कि टीचरों को कितने टाइम काम करना है, कितने घंटे काम करना है, साल भर में कितने दिन काम करना है, इन सब चीज़ों पर बात की गई है। स्कूल बिल्डिंग आदि सब पर सुनिश्चित मानक दी गई है, यानी इन सब चीज़ों पर ध्यान दिया गया है, इन सब चीज़ों के बारे में बताया गया है। ठीक है, अब इस एक्ट में कुछ ऐसी बातें बताई गई हैं जो कि प्रोहिबिटेड है, यानी जो हम नहीं कर सकते, यानी बच्चों को हम फिजिकल पनिशमेंट नहीं दे सकते, मेंटल हरासमेंट नहीं। फिजिकल पनिशमेंट यानी मारना नहीं है, डंडे का यूज नहीं करना है। और मेंटल हरासमेंट का मतलब ये होता है कि बच्चों को किसी भी मेंटली तरीके से टॉर्चर नहीं करना है। मान लो कि फिजिकली हरासमेंट कर रहे तो आप 10 लोग देख लेंगे, तो आप फिजिकली हरासमेंट नहीं करके बच्चे को आप कॉर्नर में ले जाके या धीरे से उसको क्या कर रहे हो, मेंटली टॉर्चर कर रहे हो, तो ये दोनों आप नहीं कर सकते हो, ये दंडनीय है ना। आप क्या कर सकते हो, आप जेल भी जा सकते हो अगर इसमें आप पकड़े गए तो। स्क्रीनिंग प्रोसीड्योर फॉर द एडमिशन ऑफ द चिल्ड्रन, यानी बच्चों का या बच्चों के माँ बाप का आप इंटरव्यू और टेस्ट नहीं ले सकते हो, कब, एडमिशन के टाइम पे, है ना। कैपिटेशन फी यानी फी नहीं ले सकते हो, क्योंकि यहाँ ये क्या एक्ट क्या बात करता है, फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन की बात कर रहा है, तो आप कैपिटेशन फी यानी ट्यूशन फी आप नहीं ले सकते हो। प्राइवेट ट्यूशन बाय द टीचर प्राइवेट ट्यूशन नहीं पढ़ा सकता है, क्योंकि वो ऑलरेडी वर्किंग है, ऑलरेडी गवर्नमेंट उसको प्रोवाइड कर रही है पैसा, तो आप चुपके से ट्यूशन नहीं पढ़ा सकते हो। और स्कूल कैसा होना चाहिए, स्कूल रिकॉग्नाइज्ड होना चाहिए स्कूल, है ना। ऐसा नहीं कि कहीं भी आप स्कूल खोल लिए, एक बिल्डिंग है उसमें आपने स्कूल खोल लिया और चलाना स्टार्ट कर दिया। आपका सीबीएसई से एफिलेटेड होना चाहिए, आईसीआईसी से एफिलेटेड होना चाहिए, है ना। आप ऐसे ही नहीं कि बिना किसी के परमिशन से आप स्कूल चला रहे हो और अपनी मर्जी चला रहे हो, है ना। द आरटी एक्ट सेक्शन 19 क्लियरली स्पेसिफाई दिस नॉर्म, है ना। और आरटी एक्ट का सेक्शन 19 में कुछ बातें बताई गई हैं, उसको हम समझेंगे, है ना। सबसे पहले तो टीचर स्टूडेंट रेशियो कितना होना चाहिए, 30 बच्चों पर एक टीचर होना चाहिए, यानी 1:30 पर बात की गई है। 1:30 यानी जिस क्लास में 30 बच्चे हैं तो 30 बच्चों पे एक टीचर होना अनिवार्य है ना। ऑल रिकॉग्नाइज स्कूल मस्ट हैव रैम्प फॉर द स्कूल विद डिसेबिलिटी, है ना। तो जितने भी अच्छे स्कूल हैं, जितने भी रिकॉग्नाइज्ड स्कूल हैं जो कि एफिलेटेड हैं, उसमें रैम्प होना चाहिए। रैम्प यानी जो बच्चे डिसेबल बच्चे हैं, मान लो कि जो लोकोमोटर डिसेबिलिटी है बच्चे को, जो चलने में असमर्थ है, तो रैम्प रहेगा तो वो बच्चे क्या करेंगे, वो इजिली जो व्हील चेयर का यूज करके रैम्प के थ्रू, रैम्प जैसी होती है ना, वो जो ऐसी वाली सीढ़ी रहती है, स्टेयर नहीं होती है, वो इस तरह की सीढ़ी होती है जहां पे आराम से आप जो डिसेबल बच्चे हैं वो आराम से अपने व्हील चेयर के थ्रू क्लासरूम में जा सके, है ना। क्लीन ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटी होनी चाहिए, है ना। कहाँ पे, स्कूल प्रीमाइजेस में। स्कूल प्रीमाइजेस का मतलब यहाँ पे हुआ कि स्कूल के अंदर जो ड्रिंकिंग की फैसिलिटी होनी चाहिए वो साफ सुथरी वाटर, वो साफ सुथरा पानी आपको बच्चों को प्रोवाइड करना है। अच्छा प्लेग्राउंड होना चाहिए, प्लेग्राउंड इतना जरूर होना चाहिए कि बच्चे वहां खेल ले, है ना। प्लेग्राउंड होना बहुत जरूरी है। ये सब क्या बोलता है, आरटी एक्ट के सेक्शन 19 में ये सब चीजों को बातें बताई गई है कि अगर 30 बच्चों से ज्यादा संख्या नहीं होनी चाहिए और मैक्सिमम 35 तक आप जा सकते हैं, और नॉट मोर देन 40, है ना। तो वो है नॉट मोर देन 40 किसके लिए है, जो कि बच्चे 6 to 8 वाले बच्चे हैं, जो कि मिडिल स्कूल वाले बच्चे हैं, जो कि सेकेंडरी स्कूल वाले बच्चे हैं, उसमें नॉट मोर देन 40 होनी चाहिए। लेकिन 30 बच्चों पे एक टीचर होना अनिवार्य है ना। प्लेग्राउंड होना चाहिए, अच्छा वाटर होना चाहिए, क्लीन ड्रिंकिंग वाटर की फैसिलिटी होनी चाहिए, है ना। स्कूल में रैंप होना चाहिए, है ना। स्कूल बिल्डिंग कैसा दिखना चाहिए, एक टीचिंग लर्निंग मटेरियल की तरह दिखना चाहिए, है ना। और ज़्यादा ये भी देखना है कि अगर जो बच्चे असमर्थ हैं सेकेंड फ्लोर पर, फर्स्ट फ्लोर पर जाने के लिए, तो उनका क्लास कहाँ होना चाहिए, ग्राउंड फ्लोर पे होना चाहिए, ठीक है।
The goal and the value of equality and social justice are becoming a reality with the RTE Act and it inclusive elementary education for all formula. यानी गोल एंड वैल्यूज ऑफ इक्वलिटी, यानी इस एक्ट में क्या ध्यान दिया गया है कि इक्वलिटी बनी होनी चाहिए, सोशल जस्टिस होनी चाहिए, है ना। और किसमें, और एजुकेशन किस तरह का होना चाहिए, इंक्लूसिव एजुकेशन होना चाहिए, जहां पर जो डिसेबल बच्चे हैं, जो नॉर्मल बच्चे हैं, सब एक ही छत के नीचे पढ़े और सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की जाए, है ना। अब नंबर ऑफ टीचर की बात हमने पिछले भी की थी कि कितनी होनी चाहिए। देखिए टीचर स्टूडेंट रेशियो कैसा होना चाहिए, 1:30 होनी चाहिए, है ना, 1:30 होनी चाहिए किसके, प्राइमरी लेवल पे। लेकिन जब मिडिल क्या हो गया, 6 to 8 वाले बच्चे हैं या 9 to 12 वाले बच्चे हैं तो 1:35 होनी चाहिए, ठीक है। 1:35 किसके लिए, जो कि सेकेंडरी वाले बच्चे हैं। प्राइमरी वाले बच्चों के लिए 1:33, यानी एक टीचर 30 बच्चा, है ना, 30 बच्चों पे एक टीचर, 35 बच्चों पे एक टीचर। ये प्राइमरी के लिए 30 बच्चों पे एक टीचर और सेकेंडरी के लिए 35 बच्चों पे एक टीचर होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर देखा है सेकेंडरी के लिए बट नॉट मोर देन 40 स्टूडेंट इन अ क्लास। लेकिन किसी भी हालत में, चाहे वो प्राइमरी क्लास हो, प्राइमरी हो या सेकेंडरी हो, 40 बच्चों से ज़्यादा एक क्लास में नहीं होना चाहिए। बट अगर आप प्रैक्टिकल लेवल पे देखो, आप रियलिटी में देखो तो ऐसा नहीं होता। एक एक क्लास में आपको 60-60 बच्चे दिख जाएंगे, है ना। लेकिन ये हमारा RTE एक्ट कहता है कि 40 बच्चे से ज़्यादा एक क्लास में बच्चे नहीं होना चाहिए। टीचर स्टूडेंट रेशियो अप टू 60:1। अगर किसी क्लास में 60 बच्चे हो गए हैं तो कितने टीचर होने चाहिए, 2 टीचर होने चाहिए। 60 बच्चों पे 30 बच्चे पे एक टीचर तो 60 बच्चों पे 2 टीचर। 90 बच्चों पे यानी 61 से 90 बच्चे हो गए हैं, यानी 60 से एक भी ज्यादा बढ़ गया है और 90 तक संख्या पहुंच गई है तो 3 टीचर होने चाहिए, है ना। और 91 से 120 यानी 120 तक बच्चे हो गए हैं, 91 से 120 तक यानी 90 से एक भी बच्चे ज्यादा हो गया है और 120 तक जा रहा है उसका संख्या, तो 4 टीचर होने चाहिए। तो समझ में आया, 60 बच्चों पे 2 टीचर, 90 बच्चों पर 3 टीचर और 90 से लेके 120 यानी 120 तक पहुंच रही है, यानी 90 से एक ज्यादा भी हो गया है तो 4 टीचर होना चाहिए। अब जिस स्कूल में 150 चिल्ड्रन है ना, 150 बच्चे हैं तो 5 टीचर होगा और एक हेड टीचर होगा जिसको हम हेड मास्टर के नाम से जानते हैं, ठीक है। ये एक एक पॉइंट आप याद रखिएगा, इससे क्वेश्चन बनते हैं एग्जामिनेशन में। स्कूल बिल्डिंग के बारे में क्या बताया गया, एटलीस्ट 1 क्लासरूम फॉर एवरी टीचर, यानी जब स्कूल चल रहा है तो हर क्लास में 30-35 बच्चे हैं तो एक टीचर उसमें होना जरूरी है, यानी एटलीस्ट 1 क्लासरूम फॉर एवरी टीचर तो उस क्लास में होना चाहिए। और 1 ऑफिस कम स्टोर कम हेड मास्टर रूम, यानी एक ऐसा ऑफिस होना चाहिए जिसमें स्टोर रूम भी रहे और उसमें हेड मास्टर भी रहे, है ना। सेपरेट टॉयलेट होना चाहिए गर्ल्स एंड बॉयज का, यानी अलग शौचालय होना चाहिए, गर्ल्स के लिए अलग और बॉयज के लिए अलग। और क्लीननेस पर भी ध्यान देना, साफ सफाई का भी ध्यान देना, हाइजीन पर भी ध्यान देना है ना। एक किचन वेयर मिड डे मील इज प्रिपेयर्ड, यानी एक किचन ऐसा होना चाहिए जहां पे हम मिड डे मील को प्रिपेयर कर सके, दोपहर का खाना बना सके, है ना। और दोपहर का खाना बनाने के लिए आपको एक मेड भी रखना है ना, जिसको गवर्नमेंट पैसा देती है पर मंथ, आई थिंक 1000 या 1500 पर मंथ दिया जाता है। प्लेग्राउंड होना चाहिए बच्चों को खेलने के लिए। सेफ एंड एडवोकेट ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटी, यानी साफ और अच्छे पानी की व्यवस्था स्कूल में होनी चाहिए, ठीक है। अब वर्किंग डे के बारे में हम क्या बता रहा है RTE हम लोग के लिए कि 200 वर्किंग डे होना चाहिए। किसके लिए, 1 से लेके 5, यानी प्राइमरी स्कूल के टीचरों के लिए 200 वर्किंग डे होना चाहिए। अगर घंटे में देखें तो 800 घंटे का इंस्ट्रक्शनल आवर होना चाहिए, है ना। इंस्ट्रक्शनल आवर कितना होना चाहिए, 800 घंटे का, यानी 1 साल की बात की जा रही है। 1 साल में आपको कितने वर्किंग डे होने चाहिए, यानी कितने दिन आपको स्कूल आना है, 200 दिन आना है, यानी 200 डेज आपको 1 साल में स्कूल आना है। और कितने देर काम करना है, 800 घंटे 1 साल में, है ना। किसके लिए हो रही है ये बात, ये प्राइमरी टीचर के लिए बात हो रही है ना, प्राइमरी
स्कूल के टीचर के लिए। अगर आप मिडिल स्कूल के टीचर हो तो आपको 20 दिन ज़्यादा आना है, यानी 220 दिन आना है स्कूल एक साल में। और कितने घंटे काम करना है, यहाँ से 200 घंटे बढ़ा दिया गया है और 1000 घंटे आपको एक साल में काम करना है। अगर एक वीक की बात की जा रही है कि एक वीक में आपको कितने घंटे काम करना है, तो 45 घंटे आपको काम करना है। इन 1 वीक 45 आवर इंक्लूडिंग प्रिपेरेटरी आवर, यानी जो आप प्रिपेयर करने का जो आवर है उसके साथ 45 आवर आपको काम करना है एक वीक में, यानी एक हफ्ते में 45 घंटे काम करना है। एक साल में कितने घंटे काम करना है, जो कि मिडिल स्कूल के टीचर है 1000 घंटा, जो प्राइमरी स्कूल के बच्चे हैं वो कितना घंटा काम करेंगे, प्राइमरी स्कूल वाले टीचर कितने घंटे काम करेंगे, 800 घंटे काम करेंगे। अगर वर्किंग डे का देखें, एक साल में वर्किंग डे प्राइमरी वाले टीचर का क्या होना चाहिए, 200, और मिडिल और या सेकेंडरी वाले का क्या होना चाहिए, 220। इस एक एक नंबर को, डेटा को आपको याद रखना है माइंड में, एक एक डेटा से क्वेश्चन बनता है ना। स्कूल शुड बी अबाउट, अब क्या होना चाहिए, स्कूल की दूरी कितनी होनी चाहिए, जो प्राइमरी स्कूल होना चाहिए वो बच्चे के रेसिडेंस से, यानी बच्चों के घर से कितने किलोमीटर की दूरी पे होनी चाहिए, 1 किलोमीटर की दूरी पे। और जो एलिमेंट्री स्कूल यानी मिडिल स्कूल सेकेंडरी स्कूल की बात की जा रही है वो 3 किलोमीटर के दायरे में होना चाहिए, यानी प्राइमरी स्कूल 1 किलोमीटर के दायरे में होना चाहिए और जो सेकेंडरी और एलिमेंट्री स्कूल है वो 3 किलोमीटर के दायरे में होना चाहिए। यहाँ पे एसएमसी की बात की जा रही है, यानी स्कूल मैनेजमेंट कमेटी क्या होती है। देखिए, स्कूल मैनेजमेंट कमेटी शुड बी देयर, होना जरूरी है। क्यों होना चाहिए, क्योंकि जो स्कूल के जो प्रोग्रेस की बात की जा रही है, बच्चों के बेनिफिट की बात की जा रही है, स्कूल में कुछ चेंजेस लाना है, या ऐसा तो स्कूल मैनेजमेंट कमेटी रहेगी तो कोई क्या होता है कि कोई प्रिंसिपल अपनी मनमानी करता है, तो उस पर रोक लगाने के लिए स्कूल मैनेजमेंट कमेटी का होना बहुत जरूरी है। और एसएमसी का फुल फॉर्म क्या होता है, एस फॉर स्कूल, एम फॉर मैनेजमेंट और सी फॉर कमेटी। तो इसमें ना 25% पेरेंट को भी इंक्लूड किया जाता है। तो क्वेश्चन आता है कि स्कूल मैनेजमेंट कमेटी में कितने परसेंट पेरेंट का, यानी अभिभावक का इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए, तो 25%, जिससे क्या होगा कि टीचर प्रिंसिपल अपनी मनमानी नहीं कर पाएगा और पेरेंट्स के भी पॉइंट ऑफ व्यू को इंक्लूड किया जाएगा। ठीक है, तो ये थी आरटीएक्स से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट बातें, और मैंने वही बातों को लिया है, वो नी पॉइंट को डिस्कस किया है जिससे एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आते हैं। तो एक एक पॉइंट को, एक एक डेटा को अच्छे से याद कीजिएगा और ध्यान में रखिएगा, और इससे क्वेश्चन बनेंगे। अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग, बाय।